जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की श्रृंखला में हम एक बार फिर से देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2023 का एनालिसिस। और आज की श्रृंखला में दोस्तों है 8 अगस्त, और 8 अगस्त के सभी शिफ्टों से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनका आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट क्लास है साथी। यदि आप लोग एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। और जिन विद्यार्थियों का एग्जाम शेष रह गया है उनके लिए जीएसजी के एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है और ये आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। ठीक है, और अगर बात कर लें कुछ इस तरह से क्वेश्चनों की, इन सभी की हम अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके विभिन्न क्लासों से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि रिपीटेशन क्वेश्चन एक एसएससी का नया टॉपिक बन चुका है और वो कुछ ही क्वेश्चन नए पूछता है, बाद बाकी रिपीट पूछता है। चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे कह रहा है मोढेरा फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? अगर बात कर लेते हैं दोस्तों मोढेरा फेस्टिवल के बारे में, तो जो मोढेरा फेस्टिवल है ये आपका गुजरात में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? गुजरात में। और दोस्तों जो मोढेरा फेस्टिवल है इसको हम कहते हैं गुजरात का उत्तरार्ध महोत्सव। क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तरार्ध महोत्सव के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? तो इस समय क्या होता है, जनवरी के माह में, जो जनवरी के माह हो इसके तीसरा जो सप्ताह है, इस समय उत्तरायण त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो याद रखेंगे, जब सूर्य जनवरी में 3 जनवरी को उत्तरायण लगभग स्थित हो जाता है तो इस कारण क्या मनाया जाता है? उत्तरार्ध महोत्सव या गुजरात में मोढेरा फेस्टिवल मनाया जाता है। अगर बात कर लेते हैं इस फेस्टिवल की, तो 3 दिवसीय नृत्य महोत्सव के रूप में इसे जाना जाता है। ये एक डांस फेस्टिवल है। कैसा है दोस्तों? याद रखेंगे, ये एक डांस फेस्टिवल है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात कर लेते हैं इसके आयोजन की, तो मोढेरा के सूर्य मंदिर में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? मोढेरा के सूर्य मंदिर में। और याद रखेंगे, जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है वो सोलंकी साम्राज्य ने बनवाया था और इसे सोलंकी साम्राज्य का स्वर्ण युग की उत्कृष्ट कृति कहा जाता है, जो वार्षिक नृत्य महोत्सव की मेजबानी करता है। यानी कि मोढेरा के सूर्य मंदिर में ही आपका गुजरात में जो उत्तरार्ध महोत्सव है या मोढेरा फेस्टिवल है यहीं पर मनाया जाता है। और ये जो उस समय का जो सोलंकी युग था उसकी महिमा का वर्णन करता है। अगर बात कर लेते हैं मोढेरा की, तो मेहसाणा जिले, ये गुजरात का एक जिला है, मेहसाणा जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित मेहसाणा शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव है। इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ये अभी चर्चा में रहा था क्योंकि ये जो मोढेरा गांव है दोस्तों, ये 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव बना था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है विलायत खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अगर बात कर लेते हैं विलायत खान के बारे में, तो दोस्तों विलायत खां आपके सितार वादक हैं। क्या है? विलायत खां एक सितार वादक हैं। अगर बात कर लेते हैं इनकी नृत्य शैली, इनकी जो शैली है सितार वादन की, वो गायकी शैली में, यानी कि सितार बजाते भी हैं और साथ साथ में क्या करते हैं? गायन भी करते हैं। और जिसमें श्रोताओं को गायन का एहसास होता है, इसको याद रखेंगे। उनकी कला के सम्मान में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखेंगे। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इन्हें दोस्तों आफताब ए सितार की उपाधि दी थी। आफताब ए सितार की उपाधि पूछ लेगा किसने दी थी, तो राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने दी थी। और याद रखेंगे किसे दी थी, तो विलायत खां को दी थी। और दोस्तों ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो इन्हें आफताब ए सितार की खिताब दिया गया है या उपाधि दी गई है। ठीक है, ये एकमात्र सितार वादक है जिनको ये उपाधि दी गई है। अगर बात कर लेते हैं भारत के अन्य सितार वादकों में, तो पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां, बंदे हसन, ठीक है, ये सारे के सारे रहेंगे। इसके अतिरिक्त एक और है दोस्तों, उन्हें याद रखना है, उमा शंकर मिश्र। क्या है इनका नाम है? इनका नाम है दोस्तों उमा शंकर मिश्र। ये भी आपके संबंधित हो जाएंगे किससे? सितार से। तो सितार से संबंधित है विलायत खां, इनको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा था पाइका नृत्य। पाइका नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखो यहाँ पर पाइका नृत्य और पाइका विद्रोह दोनों ही एक इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगर बात कर लेते हैं पाइका डांस के बारे में, तो दोस्तों ये अलग अलग राज्यों में मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। मुख्य रूप से दोस्तों ये उड़ीसा का त्यौहार है, सॉरी आपका झारखंड और उड़ीसा में मनाया जाता है। और मुख्य रूप से ये कहाँ का त्यौहार है, तो याद रखेंगे उड़ीसा का। जो डांस है ये उड़ीसा का डांस है, लेकिन जो उड़ीसा का जो सीमा आपकी झारखंड से लगती है, किससे लगती है? झारखंड से। तो कुछ इस एरिया में भी मनाया जाने लगा है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं पाइका के बारे में, तो ये एक युद्ध संबंधी लोक नृत्य है। ठीक है, यहाँ पर सिखाया जाता है आप डांस करते करते लोक नृत्य कीजिए। ठीक है, और जहाँ पर कलाकार भाले ढाल के साथ युद्ध के गठन में उड़ीसा और झारखंड में प्रदर्शित किया जाता है, इसको याद रखेंगे। अगर बात करते हैं पाइका की, तो ये एक युद्ध संबंधी लोक नृत्य है जो कलाकार भाले ढाल के साथ गठन में है। और पाइका लंबे भाले के रूप में पाइका शब्द का युद्ध का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है। तो आप लोग दोस्तों पाइका के बारे में बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ये झारखंड और उड़ीसा के किस क्षेत्रों में मनाया जाता है? यदि ऑप्शन में झारखंड था तो झारखंड हो जाएगा, या उड़ीसा था तो उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था नर्तकी नटराज। नर्तकी नटराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? अगर बात कर लेते हैं नर्तकी नटराज के बारे में, ये एक इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, और ये चर्चा में रहा था करंट अफेयर 2019 में। क्यों चर्चा में रहा था, तो इसके बारे में भी आगे जिक्र करेंगे। तो अगर बात कर लेते हैं भरतनाट्यम के बारे में, तो ये आपके नर्तकी नटराज इसी से संबंधित हो जाएंगे। कौन? नर्तकी जो नटराज हैं ये आपके भरतनाट्यम से संबंधित हो जाएंगी। और दोस्तों नर्तकी नटराज भारत की एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। अगर बात कर लेते हैं इनके जन्म के बारे में, तमिलनाडु के मदुरई के पास एक गांव में हुआ था, और 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, और अगर बात कर ले इस पुरस्कार को सम्मान होने वाली जो पहली महिला है, वो पहली महिला ट्रांसजेंडर भी बनी। यानी कि जो नर्तकी नटराज है दोस्तों, ये क्या है? ये आपकी एक ट्रांसजेंडर है। ठीक है, क्या है? ट्रांसजेंडर है। और ट्रांसजेंडर ये है, और दोस्तों ये क्या करती हैं? आपके साथ साथ में आपका भरतनाट्यम करती हैं, और भरतनाट्यम के लिए इन्हें पद्मश्री दिया गया है और 2019 में। और ये पहली महिला है जो आपकी ट्रांसजेंडर है और इन पद्मश्री प्राप्त हुआ है इनको। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगर बात कर लेते हैं भरतनाट्यम के बारे में, तो एकल स्त्री नृत्य है। इस नृत्य के प्रमुख कलाकारों में दोस्तों पदम सुब्रमण्यम, अलारमेलवल्ली, इसके बारे में हम कल चर्चा कर चुके हैं। आगे यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनम मानसिंह, बैजंती महिला और स्वप्न सुंदरी, और आपके हो जाएंगी रोहिंटन कामा और लीला सैमसन, बाला सरस्वती। ये एक इंपॉर्टेंट सारे के सारे नाम हैं, इनको याद रखेंगे, और ये इसी से आपका TCS क्वेश्चन पूछता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? अगर बात कर लेते हैं पहले राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में, तो 1930 में दोस्तों पहली बार इसका आयोजन होता है। तब इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। किस नाम से दोस्तों? ब्रिटिश एम्पायर्स गेम से। हो सकता है आपसे यही पूछा हो कि ब्रिटिश एम्पायर्स गेम की शुरुआत कब हुई, तो याद रखेंगे 1930 में हुई थी। और ये आपके जो कनाडा देश है, इसके हैमिल्टन शहर, हैमिल्टन के साथ साथ एक और शहर है आपका ओंटेरियो। ठीक है, कौन सा शहर है दोस्तों? ओंटेरियो। पहले ये हैमिल्टन का हिस्सा हुआ करता था, वर्तमान में इसे अलग शहर बना दिया है। तो ओंटेरियो और हैमिल्टन में आपकी क्या हुई थी? 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल, यानी कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, इनकी शुरुआत हुई थी। तब इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अगर बात कर लेते हैं भारत की दृष्टि से, तो दोस्तों भारत ने 1934 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया, और अब तक कुल 564 पदक भारत जीत चुका है। यहाँ पर जो राष्ट्रमंडल खेल है, यहाँ पर कुल मिलाकर के 564 पदक जीत चुका है, और 15 पदक टोटल आपके जसपाल राणा के नाम है। दोस्तों जसपाल राणा भारत के एक प्रसिद्ध निशानेबाज थे। इनके द्वारा राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे सफल भारतीय एथलीट होने का रिकॉर्ड है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा था आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो अगर बात कर लेते हैं आर्य समाज की स्थापना के बारे में दोस्तों, 10 अप्रैल 1875 को बॉम्बे में, कहाँ पर याद रखेंगे? 10 अप्रैल 1875 को बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना होती है। और कौन करता है? तो याद रखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। अगर बात कर लेते हैं इस संगठन का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, वो विधवा पुनर्विवाह करना था, लड़कियों की शिक्षा पर इसको मुद्दा उठाना था, और बहुत अन्य सामाजिक मुद्दे और थे जो भी आपके इस समाज के द्वारा उठाए जाते थे। ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह और लड़कियों की शिक्षा, ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा था जो आपकी आर्य समाज उठाती थी। उसके साथ साथ ये क्या करती थी, आपके जो कन्वर्ट हुए व्यक्ति थे, पहले इस्लाम धर्म में चले गए थे, उनको आपके वापस हिंदू धर्म में लाना इसका एक मुख्य उद्देश्य था। इसको भी याद रखेंगे। अगर बात कर लें 1815 की, तो 1815 में दोस्तों राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया था। और यही दोस्तों आत्मीय सभा 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज के रूप में विकसित की जाती है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं 1839 में, तो दोस्तों देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तत्वबोधिनी सभा का स्थापना की थी। और ये तत्वबोधिनी सभा दोस्तों आपकी ब्रह्म समाज से अलग होकर बनी थी। आगे कह रहा है प्रार्थना समाज की बात कर लें दोस्तों, इसकी स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। ये सारी की सारी समाजें हैं जो आपकी बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। आगे कह रहा है स्वामी विवेकानंद ने 1897 में कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, और उन्हीं के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये भी एक संगठन था। अगर बात कर लें, इसके अतिरिक्त 1 साल बाद उन्होंने गंगा नदी के किनारे बलूर मठ की भी स्थापना की थी। ठीक है, इसको इन्होंने नाम दिया था रामकृष्ण मठ। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जो बेलूर मठ है ये कोलकाता में स्थित है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दक्कन के पठार का हिस्सा नहीं है? तो अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पर स्टेट के बारे में पूछा गया था। तो अगर बात कर लें, जो आपका हिस्सा नहीं है वो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऐसा एक विद्यार्थी ने बताया था, सर ऑप्शन में मध्य प्रदेश दिया गया था। ठीक है, तो दक्कन के पठार जो है दोस्तों, ये जिससे
विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है और भारत का एक विशालतम पठार है। जो भारत का सबसे बड़ा पठार है वो दक्कन का पठार ही है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। और इसका मुख्य जो भूभाग है वो पठार पर स्थित है। यह इसकी आकृति है दोस्तों त्रिभुजाकार। कैसी है? त्रिभुजाकार इसकी आकृति है। और इसका जो निर्माण है दोस्तों, इसका ज्वालामुखी विस्फोट के कारण 67 से 65 मिलियन वर्ष पहले क्रिटेशियस काल में इसका निर्माण हुआ था। अगर बात कर लेते हैं इस पठार के बारे में, तो ये खनिज का बहुत सबसे अच्छा भंडार माना जाता है भारत में। ठीक है, अगर बात कर लें यहाँ पर कौन कौन से राज्य हैं, तो दोस्तों ये 8 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है, जिनमें से आपका तेलंगाना, महाराष्ट्र, आपका आज हो जाएगा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु। ये जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं इनको कवर करते हुए विभिन्न प्रकार की बस्तियों में शामिल है। यानी कि जो 8 आपके जो राज्य हैं इनकी विभिन्न प्रकार की जो भी बस्तियां हैं, जो भी शहर हैं, थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा इन सभी राज्यों से होकर क्या बनता है, आपका दक्कन का पठार बनता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा पठार है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, इब्न बतूता किस देश का मूल निवासी था? ऐसा क्वेश्चन था दोस्तों। अगर बात कर लेते हैं इब्न बतूता के बारे में, तो याद रखेंगे ये मोरक्को का था। कहाँ का दोस्तों? ये मोरक्को का एक व्यक्ति था। अगर बात करें इब्न बतूता की, तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि आपका तुगलक वंश का एक शासक था, इसके शासनकाल में ये भारत आया था। कौन आया था? तो इब्न बतूता। और याद रखेंगे इसकी जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों, ये एक रहला है। रहला नामक पुस्तक इसने लिखी है और 1833 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन करके रखेंगे। ठीक है, तो इब्न बतूता को चीन किसने भेजा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा था। सर कब भेजा था? तो 1833। ठीक है, 1833 में चीन भेजा गया था भारत का राजदूत बना करके। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, प्रेम प्रकाश को किस क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों अगर बात कर लेते हैं प्रेम प्रकाश की, तो दोस्तों इन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? याद रखेंगे पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। किसको? प्रेम प्रकाश को। याद रखेंगे दोस्तों अनुभवी पत्रकार और एशियन न्यूज इंटरनेशनल, यानी कि जो आपकी ANI चलती है। कौन चलती है आपकी? याद रखेंगे ANI। जो ANI न्यूज है, जिसका आपका ब्लैक कलर का लोगो देखने को मिलता है, ये भारत की एक राष्ट्रीय न्यूज है और इसकी स्थापना प्रेम प्रकाश के द्वारा की गई थी। और पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इन्हें प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार उन व्यक्तियों के लिए है जो किसी भी तरह के क्षेत्र में शिक्षा में, याद रखेंगे शिक्षा में सर्वोच्चतम प्रथाओं को अपनाने से प्रोत्साहित किया है और छात्रों, शिक्षकों और समुदाय को शिक्षा के परिणामों में सुधार करने की, शिक्षा हितधारकों के बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देने की सशक्त बनाया है। यानी दोस्तों ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो आपके शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हैं। कोई भी लोग हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, शिक्षक हो या कोई भी समुदाय हो, जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा उसको ये पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रेम प्रकाश को ये दिया गया है और ये ANI के संस्थापक रहे हैं। प्रेम प्रकाश के बारे में आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है, कोलकाता यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? या ऐसा पूछा है कि प्रथम महिला कौन थी? तो बात कर लेते हैं कोलकाता यूनिवर्सिटी की। तो कोलकाता यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएट होने वाली प्रथम महिला थी दोस्तों, ये आपकी कादम्बिनी गांगुली थी। कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, भारत की प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली, जिन्होंने वर्ष 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से अपना स्नातक पूर्ण किया था और भारत की पहली स्नातक और फिजिशियन महिला थी। ठीक है, कैसी? फिजिशियन। यही नहीं, उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले भाषण देने वाली महिला का गौरव प्राप्त है। यानी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन में सबसे पहली बार किस महिला ने भाषण दिया था, तो उसमें आपका कादम्बिनी गांगुली का नाम आता है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो कोलकाता यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट होने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएगी दोस्तों? कादम्बिनी गांगुली हो जाएंगी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा था, चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो चंदावर के युद्ध की अगर चर्चा की जाए, 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य हुआ था। याद रखेंगे चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी, कन्नौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया था, जिसमें जयचंद की हार और मृत्यु दोनों हुई थी। यानी दोस्तों इससे पहले की एक पटकथा है, जब 1191 का एक युद्ध होता है और 1192 का एक युद्ध होता है। इन दोनों युद्धों में क्या होता है, एक मोहम्मद गौरी और दूसरी तरफ होते हैं चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान। पहले युद्ध में आपके पृथ्वीराज जीत जाते हैं। ठीक है, कौन जीत जाते हैं? पृथ्वीराज। और दूसरे युद्ध में दोस्तों आपके मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज को क्या कर लेता है, ये बंदी बनाकर ले जाता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज को बंदी बनाकर के ले जाता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। तो दोस्तों 1192 में जो गद्दारी की थी, इस युद्ध में जो गद्दारी की थी वो जयचंद ने की थी। ठीक है, और इसी जयचंद को सबक सिखाने के लिए दोबारा से मोहम्मद गौरी, जिसकी तरफ से दोस्तों जयचंद लड़ा, उसी ने जयचंद को मार दिया था। ठीक है, तो ये नाम था मोहम्मद गौरी और 1194 में चंदावर नामक स्थान पर ये युद्ध हुआ था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए RBI क्या करेगी? तो अगर बात कर लेते हैं मुद्रास्फीति को जो कंट्रोल करना है, तो दोस्तों RBI को क्या करना पड़ेगा? ब्याज दरों में वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, कह रहा है अगर RBI को महंगाई पर काबू पाना है तो रेपो रेट को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, और जब रेपो रेट बढ़ेगी तो उधार लेने और खर्च करने के लिए पैसे कम हो जाएंगे, इससे महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। यह कार्य
यह कार्य जो कौन करेगा, आरबीआई द्वारा निर्मित मौद्रिक नीति समिति, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, एमपीसी, ठीक है, एमपीसी, ये मौद्रिक नीति समिति यह कार्य करती है। और इसका जो हेड होता है दोस्तों, वो आरबीआई का गवर्नर होता है। कौन होता है? आरबीआई का जो गवर्नर होगा वही मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन यानी कि मौद्रिक नीति समिति का हेड होगा। और जो मुद्रा स्फीति यानी कि इन्फ्लेशन पर कंट्रोल करने के लिए कौन काम करता है? तो मौद्रिक नीति समिति करती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग के गठन के बारे में। तो मुस्लिम लीग की दोस्तों स्थापना हुई थी 1906 में। और किसने की थी? तो आगा खां और ढाका का एक नवाब था जिसका नाम था सलीमुल्लाह। क्या नाम था? सलीमुल्लाह। एक और नवाब था जिसका नाम था मोहसिन उल मुल्क, ठीक है, मोहसिन उल मुल्क। ये तीन लोगों ने मिलकर क्या की थी दोस्तों? मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1906 में की थी, ठीक है। और बकार उल मुल्क मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। आगे कह रहा है इसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया, स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया और अपने समुदाय के लिए विशेष सुरक्षा उपाय, मुसलमानों के लिए एक अलग से निर्वाचक मंडल की मांग की थी। तो दोस्तों 1909 का यही इसका जो मुस्लिम लीग है, इसी के प्रयास से मुसलमानों के लिए 1909 में पार्लियामेंटो सुधार आता है, जिससे मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि इसका पहले कट्टर विरोधी हुआ करता था मुस्लिम लीग का, उसने 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। 1906 में बनी मुस्लिम लीग, इसका विरोध करता था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना चाहता था कि पहले ये चाहता था कि भारत के टुकड़े ना हो, लेकिन बाद में यही भारत के टुकड़े करवाने का कारण भी बना था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? अगर बात कर लेते हैं अनुच्छेद 16 के बारे में, तो दोस्तों यहां पर लिखा है पदों की जो अवसर की समानता है, पदोन्नति के बारे में किया गया है, जिक्र किया गया है, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक पदों की अवसर की समानता का प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 16 का क्लॉज 1 कहता है इसके अनुसार राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों पर सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 16 का 2 क्लॉज कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर संबंध में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास, इनमें से किसी को आधार न माने कोई और नागरिक अपात्र होगा, ठीक है। और उसमें विभेद ना तो उसमें विभेद किया जाएगा, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो, ना तो उसे धर्म के आधार पर, न मूल वंश के आधार पर, न जाति के आधार पर, न लिंग के आधार पर, न उद्भव के आधार पर, ठीक है, न जन्म स्थान के आधार पर, किसी के भी स्थान किसी के आधार पर इसको वो नहीं बनाया जा सकता दोषी, ठीक है। हर किसी का क्या करना है? प्रमोशन करना है, ऐसा अनुच्छेद 16 कहता है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज्यादा था? अगर बात कर लेते हैं कौन सा राज्य था, ऐसा राज्य था आपका केरल, ठीक है। केरल राज्य जो था इसका दोस्तों लिंगानुपात सर्वाधिक था, जबकि सबसे कम पूछेगा किसका था, तो याद रखेंगे जो दोस्तों सबसे कम था वो आपका हरियाणा का था, ठीक है। किसका था? हरियाणा का। किसका याद रखेंगे? हरियाणा का, ठीक है। और आप लोग ये छाप के बताएंगे हरियाणा का लिंगानुपात कितना था, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 2026 में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो 2026 के जो ओलंपिक होंगे दोस्तों ये आपके 25वें क्रम के होंगे, ये शीतकालीन होंगे, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और इटली के 2 शहर हैं जिनमें से मिलान और कोर्टिना नामक शहरों में इनका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो किस देश में होगा दोस्तों? कुल मिलाकर के याद रखना, इटली में होगा, ठीक है। कहां पर होगा? इटली में होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है गढ़वाल वंश का शासन किस क्षेत्र से संबंधित है? अगर बात कर लेते हैं गढ़वाल वंश के बारे में, तो दोस्तों ये भारतीय उपमहाद्वीप का एक राजपूत वंश था। कैसा था? राजपूत शक्ति के रूप में उभरा हुआ वंश था। और 11वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार के वर्तमान राज्यों में, अगर बात कर लें उत्तर प्रदेश और बिहार के वर्तमान भारतीय राज्यों के कुछ हिस्सों पर इसने शासन किया था। और इसकी जो पहली राजधानी थी दोस्तों वो आपकी वाराणसी थी। कौन थी? वाराणसी। उसके बाद इसने अपनी राजधानी कुछ दिनों के लिए कन्नौज भी बनाई थी, ठीक है। गढ़वाल वंश के जो सम्राट थे पहले वो आपके चंद्रदेव थे, याद रखेंगे। और कलचुरी के पतन के पश्चात 1090 में एक संप्रभु राज्य की इन्होंने स्थापना की थी। किसने की थी? तो चंद्रदेव ने, ठीक है। चंद्रदेव के द्वारा जो आपकी गढ़वाल वंश था इसकी स्थापना की गई थी। आगे कह रहा है चंद्रदेव प्रतिहार शासक को हराकर कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं और 1100 तक यहाँ पर शासन किया। चंद्रदेव ने महाराजा राज की उपाधि धारण की। और कह रहा है चंद्रदेव का जो उत्तराधिकारी था वो मदन चंद्र या मदन पाल था। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो जो गढ़वाल वंश था ये आपका उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्रों में शासन किया था। कन्नौज में इसकी दूसरी राजधानी थी, जबकि पहली राजधानी आपकी वाराणसी थी, ठीक है। चंद्रदेव ने इसकी स्थापना की थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A किससे संबंधित है? जो दोस्तों आपका आर्टिकल 39(9)A है, इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा जाता है। कब? जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, इसी के तहत इसको जोड़ा जाता है। और दोस्तों इसमें दिया गया है निःशुल्क विधिक सहायता। क्या दिया गया है? निःशुल्क विधिक सहायता। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। फ्री लीगल एड के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों केपलर का तृतीय नियम क्या है। तो केपलर के अगर थर्ड लॉ की बात की जाए तो यहाँ पर कह रहा है दोस्तों जो भी ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा करते हुए किसी ग्रह का परिक्रमण काल यानी कि टी और सूर्य तथा उस ग्रह के बीच की दूरी आर के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। इन्होंने दिया था दोस्तों T2 बराबर दिया था KR क्यू, ठीक है, तृतीय घात के अनुपाती। इसको अपने आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और ये का के क्या है, ये आपका एक कांस्टेंट है, ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो जो भी किसी ग्रह का काल जो समय लगेगा यानी कि जो परिक्रमण काल लगेगा वो आपका उस ग्रह के बीच की दूरी और सूर्य के बीच की दूरी की तृतीय घात के समानुपाती होगा, ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। T2 = KR3, यही इसका सही नियम है, केपलर का तीसरा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था अमन सहरावत किस खेल से संबंधित है। अगर बात कर लेते हैं अमन सहरावत के बारे में तो दोस्तों युवा अमन सहरावत दोस्तों स्पेन के पोर्टो में अंडर 23 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। तो किससे हो जाएंगे, देखो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, तो ये किससे हो जाएंगे दोस्तों, कुश्ती से। किससे हो जाएंगे, कुश्ती से, ठीक है, इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। एक आपकी लड़की है, इसका नाम है आपका एहलावत, कोई एहलावत नाम की लड़की है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, एहलावत, ठीक है, ये नाम की एक लड़की है, ये भी आपकी संबंधित है किससे, ये भी आपकी संबंधित है कुश्ती से, ठीक है, इसने भी गोल्ड मेडल जीता था इसी प्रतियोगिता में, इसको याद रखेंगे। अमन सहरावत और एक लड़की है जिसका नाम है एलावत, ये भी आपकी संबंधित है कुश्ती से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों मौलिक कर्तव्यों के बारे में। तो सारे के सारे मौलिक कर्तव्य यहाँ पर दिए रखे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे मौलिक कर्तव्य हैं, इनको एक बार आप वीडियो पोस्ट करके सुन लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। आगे का चलते हैं, कुछ और आगे दिए गए हैं, ठीक है, ये यहाँ पर भी दिए गए हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ के बताएंगे तो फालतू में वीडियो का टाइम लंबा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार वीडियो को पोस्ट करके, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो अगर बात कर लें कथकली की, तो अगर ये क्वेश्चन आया था तो इसका राइट आंसर दोस्तों केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केरल, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और केरल से एक और आपका नृत्य संबंधित है जिसका नाम है मोहिनी अट्टम। क्या नाम है, याद रखेंगे, मोहिनी अट्टम, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहिनी अट्टम भी आपका केरल से है और कथकली भी आपका केरल से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। आपके लिए जब भी एनालिसिस लाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, यही इसकी सुविधा होती है। तो देखते रहिए GS Up by DS सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना। मिलते हैं कल एक और नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।